हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज का जो हमारा वीडियो है थोड़ा सा अलग, एक डिफरेंट टॉपिक है। बेसिकली जो आज हमारा टॉपिक है वो आपका एचडीएफसी का मिड कैप का जो म्यूचुअल फंड है उसके बारे में आपको थोड़ी-सी जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड की जाएगी। तो ये एक नया इनिशिएटिव है, इसमें आपको जो भी म्यूचुअल फंड है उसके बारे में जो सारी डिटेल है वो प्रोवाइड की जाएगी ताकि आप फ्यूचर में एक अच्छा जो डिसीजन है वो आप ले। तो हाँ, अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है? और इसमें हम बेसिकली देखते हैं कि हमारे आज के एजेंडास क्या होने वाले हैं, क्या-क्या चीजें हैं जो आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले एजेंडा में हम इंट्रोडक्शन होगा, बेसिक इंट्रोडक्शन होगा इस जो म्यूचुअल फंड है इसके बारे में। फिर जो फंड मैनेजर हैं, कौन-कौन फंड मैनेजर कब से काम कर रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट है। देन सेक्टर एलोकेशन आएगा कि जो म्यूचुअल फंड है इसने कौन-कौन से सेक्टर में कितना-कितना जो अपना पैसा है वो इन्वेस्ट कर रखा है। स्टॉक एनालिसिस और देन फिर आएगा हमारा कंक्लूजन। तो ये जो 5 टॉपिक हैं, मेरे को लगता है कि अगर आप किसी भी अगर म्यूचुअल फंड में जाओगे उसके बारे में अगर ये पांचों चीजें अगर आपको पता होगी तो आप एक उसमें बेटर डिसीजन है वो ले पाओगे कि मेरे को किस म्यूचुअल फंड में अपना पैसा वो डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको सारा सेक्टर एलोकेशन पता चल जाएगी। आपको पता ये चल जाएगा कि ये जो म्यूचुअल फंड है ये कौन कौन से सेक्टर को टारगेट कर रहा है, प्लस कौन कौन से स्टॉक्स है उनको टारगेट कर रहा है। और साथ में हमने क्या किया है, 4 नंबर पे आप देखो स्टॉक एनालिसिस भी है। वो सेम स्टॉक का हम एनालिसिस भी करेंगे कि वो जो स्टॉक है उसकी ग्रोथ वगैरह कैसी है, सेल्स प्रॉफिट एंड वो सब चीजें भी हम उसके बारे में देखेंगे। ओवरऑल ये आपके लिए काफी एक बेनिफिशियल वीडियो हो सकता है अगर आप म्यूचुअल फंड में अपना इन्वेस्टमेंट है वो स्टार्ट करना चाह रहे हैं और अगर आप कंफ्यूज हैं कि मेरे को कौन सा म्यूचुअल फंड है वो चूज करना चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो म्यूचुअल फंड है। म्यूचुअल फंड जो इन्वेस्टमेंट है वो रिस्की हो सकता है। ये सिर्फ एक एनालिसिस है। किसी भी अगर आपको म्यूचुअल फंड में किसी में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो उससे पहले आप अपनी खुद की इन्वेस्टमेंट जो करनी है तो एनालिसिस खुद का कीजिए या फिर किसी एक्सपर्ट बंदे से जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है आप उनसे राय लें, उसके बाद ही आप उसमें इन्वेस्टमेंट बनाएं। जो डिस्क्लेमर है आप वो यहाँ पे स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। देन हम यहाँ पे आते हैं की हाईलाइट में। तो ये एचडीएफसी मिड कैप फंड है, डायरेक्ट प्लान है। तो इसका जो लॉन्च डेट है वो लगभग आपका जो लॉन्च डेट है आपका सॉरी जो लॉन्च डेट है वो आपका 1 जनवरी 2013 है। 1 जनवरी 2013 को ये जो म्यूचुअल फंड है ये आया था। इसका ऑब्जेक्टिव था टू जनरेट लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन बाय इन्वेस्टिंग सब्सटेंशियल इन इक्विटीज एंड मिड कैप कंपनीज। तो बिल्कुल ये इक्विटीज और मिड कैप जो कंपनीज है उनको टारगेट करता है। रिस्क प्रोफाइल आप देखोगे तो इक्विटी है, मिड कैप है तो वेरी हाई रिस्क। इसमें जो रिस्क रहेगा वो आपका बहुत हाई रहेगा। फिर हम आते हैं बेंचमार्क। तो निफ्टी मिड कैप 150 टोटल रिटर्न इंडेक्स है इसका। ठीक है, एक्सपेंस रेशियो और एग्जिट लोड पे देखेंगे तो एक्सपेंस रेशियो आपका अराउंड 0.75% है और एग्जिट लोड आता है 1%। अगर आप उसको 1 साल के अंदर अंदर अगर आप रिडीम करवाते हैं और उसके बाद में आपको कोई भी इस पे एग्जिट लोड है वो नहीं लगने वाला। देन हम बात करते हैं फंड मैनेजर की। तो चिराग सतलावाट सिंस इंसेप्शन, जब से म्यूचुअल फंड शुरू हुआ है तब से चिराग जी हैं वो इसको मैनेज कर रहे हैं। अमर जनवरी 10 2019 से, तो 10 जनवरी 2019 से अब वो भी इसके फंड मैनेजर हैं। साइज की बात करें तो जो पूरा फंड है इसका 84,061 करोड़ है एयूम है जून 2025 में। और अप्रोक्सीमेटली इसकी जो एनएवी थी वो 208 रुपए की थी 8 अगस्त 2025 के आसपास। अब एनएवी भी कुछ भी जो चेंज है ऊपर नीचे वो हो गया होगा। रिटर्न की बात करें तो अप्रैल 2025 तक 3 साल का जो इसका एनुअली रिटर्न आया था वो 25% था। सेकंड रैंक है कैटेगरी में। 5 साल का देखे तो लगभग 34% है और जब से ही शुरू हुआ तब से लगभग 21% इसका एनुअली रिटर्न वो आ रहा है। तो आप यहाँ से एनुअल जो रिटर्न है रिटर्न वाइज भी आप इसको देख सकते हैं कि ये कैसा है। नेक्स्ट फिर हम देखते हैं इसके जो सेक्टर एलोकेशन है वो किस तरीके से है। तो पोर्टफोलियो एलोकेशन में हम देखें तो फाइनेंशियल सर्विसेज है उसमें इन्होंने 26.8% अपना जो पूरा कैपिटल है पैसा है वो इन्होंने डाल रखा है। कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में देखें तो 16%, टेक्नोलॉजी में 14%, हेल्थ केयर में 10%, इंडस्ट्रियल में लगभग 10% है, मटेरियल्स में 9%, कंज्यूमर में 6.4%, एनर्जी और यूटिलिटीज में 4.5%, अदर्स में 1 है और डाइवर्सिफाई 1% है। तो बेसिकली इसका जो पोर्टफोलियो का एलोकेशन है वो इस तरीके से। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके जो टॉप 10 स्टॉक्स हैं कि कौन से जो 10 स्टॉक है जिन्होंने सबसे ज्यादा इन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट कर रखा है। टोटल जो इनके पास 73 स्टॉक्स है जिसमें इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो 73 स्टॉक्स में इन्होंने ओवरऑल इन्वेस्टमेंट कर रखा है। मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज में सबसे ज्यादा इन्होंने ले रखा है 4.59% इनका स्टेक है जो कि सेक्टर है फाइनेंशियल सेक्टर। फिर बालाकृष्ण इंडस्ट्री में देखेंगे ऑटोमोबाइल इसका सेक्टर हो गया और 3.84% का इनका जो स्टेक है उसमें इन्होंने ले रखा है। कोहॉज टेक्नोलॉजी का आता है 3.17%, फेडरल बैंक फाइनेंस का आता है
3.09%, ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल हेल्थ केयर का आ जाता है और 3.07% इनका स्टेक है। इप्का लैब में देखेंगे तो वो भी हेल्थ केयर का आ जाता है, उसमें भी 3.07 है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है, फाइनेंशियल सर्विस आ जाता है 3.05। फिर हिंदुस्तान पेट्रोलियम में आपका 2.77% है, इसका जो सेक्टर है वो एनर्जी का आ जाता है। इंडियन बैंक फाइनेंशियल में आ जाता है तो वहां पे भी 2.73% है। देन फोर्टिस हेल्थ केयर, तो यहाँ पर भी देखेंगे तो 2.65% के आसपास इनका जो है वो स्टेक है। तो सबसे ज्यादा आप देखोगे तो फाइनेंशियल और हेल्थ केयर में ज्यादा है, जो टॉप 10 स्टॉक है उनमें फाइनेंशियल और हेल्थ केयर के सेक्टर में सबसे ज्यादा इन्होंने पोजीशन बना रखी। तो ये तो हो गए इनके टॉप 10 स्टॉक्स। अब हम क्या करेंगे, इनके जो टॉप के 5 स्टॉक है, मैक्स फाइनेंशियल, बालाकृष्ण, कोफोर्ज, फेडरल बैंक और ग्लेनमार्क, इनके बारे में हम थोड़ा सा जो फंडामेंटल एनालिसिस है वो भी करेंगे। तो जिससे क्या होगा, हमें ओवरऑल पता चल जाएगा कि ये स्टॉक मतलब जो ये पूरा म्यूचुअल फंड है ये कहाँ पर रिलाई कर रहा है, क्या आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना। तो वो सारी चीज से पहले आप इस चैनल पे नए हैं, इस वीडियो को लाइक कीजिए। आप जिस चैनल पे नए हैं आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पे आपको फाइनेंशियल हेल्प से रिलेटेड सारी चीजें हैं वो आपको मिलेंगी। ठीक है, ये जो सीरीज है ये आपको कैसी लग रही है, या फिर आप किसी एक स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड के बारे में जानना चाहते हैं तो उसके लिए अपना कमेंट बॉक्स आपका ओपन है, उसमें आप कौन से म्यूचुअल फंड के बारे में जानना चाहते हैं वो कमेंट कर दीजिए। अगला जो वीडियो है हम उसके बारे में बनाएंगे। और आपको ये सीरीज कैसी लग रही है, क्या हम इसको और आगे कंटिन्यू करें, उसके लिए भी आप अपने जो वैल्यूएबल कमेंट है वो कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते। तो मेक श्योर कीजिए आप इस वीडियो को लाइक कर रहे हैं, इस वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर रहे हैं और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर रहे हैं। अगर आप डेली अगर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके लिए भी हमारा लाइव वीडियो रहता है, वीकली हमारा लर्निंग का सेशन रहता है, तो आप वो भी लिस्ट में जाके वीडियोस में जाके वो भी सब चेकआउट कर सकते। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं पहला स्टॉक, वो है हमारा मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। ठीक है, तो मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड आपका 24 फरवरी 1998 को लॉन्च हुआ था, पार्ट ऑफ इंडियाज लीडिंग बिजनेस। तो सबसे पहले हम बात करें, इसका जो मार्केट कैप है लगभग 53,733 करोड़ है। जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो सारी चीजों में हल्का फुल्का चेंजेस हो सकता है, आप 10, 15, 20 दिन बाद देख रहे हैं तो कुछ कुछ चीजों में चेंज हो सकता है, लेकिन जो रिकॉर्ड किया था या फिर ये जब ये इसको पीडीएफ को बनाया गया था तो ये तब के प्राइस है, तो अब के प्राइस में और तब के प्राइस में थोड़े से चेंजेस हो सकते हैं। मार्केट कैप 53,733 करोड़ का है। करंट प्राइस जब ये पीडीएफ बनाई गई थी तो 1,556 था, और हाई एंड लो देखें आप, एक साल का हाई एंड लो देख सकते हैं। बुक वैल्यू 153 रुपए है। जो मेन इंपॉर्टेंट आ जाता है हमारा स्टॉक का पी, स्टॉक का पी है 198 और इंडस्ट्री का पी है 74.6। तो जब हम इन दोनों को कंपैरिजन करते हैं तो हम ये देख रहे हैं कि ये स्टॉक क्या है, काफी ज्यादा ओवर प्राइस है। आप इसको बोलते हैं मतलब ओवर प्राइस है, स्टॉक की जो वैल्यूएशन है वो ज्यादा है, ये आपका अंडर वैल्यू नहीं है। ठीक है, अंडर वैल्यू स्टॉक अगर हम चूज करते हैं तो उनमें जो चांसेस होते हैं उनके हाई होते हैं, तो ये ओवर वैल्यू है। करंट रेशियो 0.98 है। करंट रेशियो आपका 1.5 से ऊपर होना चाहिए, 1.5 और 3 के बीच में होना चाहिए। डेट टू इक्विटी 0.19 है, ये 0.20 के अंदर अंदर होना चाहिए। डेट टू इक्विटी इसकी बहुत सही है। इंटरेस्ट कवरेज 7.38 है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बेसिकली होता है कि कोई भी कंपनी है वो अपने इंटरेस्ट को कवर करने के लिए उसके पास कैपेसिटी क्या है, तो इसके पास 7.38 टाइम्स कैपेसिटी है अपने इंटरेस्ट को कवर करने के लिए, जो कि काफी अच्छी है। डेट हम देखेंगे तो लगभग 1,026 करोड़ का डेट है और 53,733 करोड़ की कंपनी है। एफआईएस की होल्डिंग देखेंगे तो 44.7% है और प्रमोटर की होल्डिंग देखेंगे तो आपकी 1.74% है, जो कि थोड़ी सी कम है। ठीक है, ये बेसिकली इसके रेशियोज हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसकी प्रॉफिट एंड लॉस की कंसोलिडेट फिगर्स हैं। सेल्स की हम बात करें 2023 में हम देखेंगे तो सेल्स 31,000 करोड़ थी, 2024 में 46,500 करोड़ और मार्च आते आते लगभग 46,500 करोड़ के आसपास ही थोड़ी सी क्या है कम हुई है। 2024 और 2025 में सेल्स में देखोगे हल्की सी सेल्स है वो आपकी कम हुई है, और साथ में एक्सपेंसेस भी देखेंगे तो एक्सपेंसेस भी कंपनी के ऑलमोस्ट थोड़े से कम हुए हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये आपका अगर नेट प्रॉफिट हम देखेंगे तो 452 करोड़ का प्रॉफिट, 393 करोड़ का प्रॉफिट और 403 करोड़ का प्रॉफिट। तो 2023 से लेके 2025 से क्या हुआ है, प्रॉफिट कम हुए हैं। सेल्स हालांकि इंक्रीज हुई है लेकिन प्रॉफिट्स क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। तो ये चीज आप ध्यान रखना कि कंपनी का सेल्स तो बढ़ रही है बट कंपनी का प्रॉफिट नहीं आ रहा। ईपीएस भी आप देखेंगे तो लगभग 11 के आसपास होता था, अब 9.5 के आसपास आ चुका है। अगर दोनों चीजों का कंक्लूजन निकाले तो थोड़ी सी सिचुएशन डाइसी है ना, थोड़ी सी डाइसी है स्टॉक में। अगर आपके पोर्टफोलियो में भी तो भी ये सेम चीज आप पे उस पर लागू रहेगी। देन हमारा सेकंड आ जाता है बालाकृष्ण इंडस्ट्री। बालाकृष्ण इंडस्ट्री बीकेटी नाम से आता है, स्टार्ट हुआ था हाई ऑफ हाईवे
टायर बिजनेस है 1987 में, लगभग 30 सालों से काम कर रहा है सक्सेसफुली स्पेशलाइज्ड सेगमेंट एंड सच एज एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन एंड इंडस्ट्रियल एज वेल एज अर्थ मूविंग, पोर्ट एंड माइनिंग, एटीवी एंड गार्डनिंग एप्लीकेशन। काफी इनका बिजनेस अच्छा है। मार्केट कैप की बात करूं तो लगभग वही 46,500 करोड़ के आसपास इनका मार्केट कैप है। करंट प्राइस जब ये पीडीएफ बना था 2416 के आसपास था। हाई एंड लो आप देख सकते हैं, बुक वैल्यू 537 की है। स्टॉक का पी देखेंगे तो 32.1 है और इंडस्ट्री का पी 29.8 है। तो ऑलमोस्ट थोड़ा सा ज्यादा है, तो थोड़ा सा ओवर वैल्यू है, बहुत कोई ज्यादा ओवर वैल्यू नहीं है, मतलब सही है। करंट रेशियो 0.92 है, ये आपका 1.5 से ऊपर होना चाहिए, 1.5 से 3 के बीच में होना चाहिए, बट ये 1 से भी कम है तो थोड़ा सा नेगेटिव है। डेट टू इक्विटी 0.20 से अंडर होना चाहिए, ये 0.30 है, तो कोई नहीं, ये चल जाएगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल जाता है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो काफी अच्छा है, 15 गुना है। डेट है कंपनी पर 3200 करोड़ का, 46,000 करोड़ की कंपनी पर 3200 करोड़ का डेट है, तो कोई बुरी बात नहीं है। एफआईएस की होल्डिंग देखें 10.5% है, प्रमोटर की होल्डिंग देखें तो 58% है, वो भी काफी सही है। प्रॉफिट एंड लॉस में देख लेते हैं, 2023 में 9700 करोड़, 9,760 करोड़ की सेल्स, 9,370 और 10,000, तो सेल्स कंटिन्यूसली ग्रोथ हो रही है। प्रॉफिट की बात करें तो 1,057 करोड़ का प्रॉफिट, 1,471 और 1,655, तो प्रॉफिट इनका सेल्स इंक्रीज हो रही है, प्रॉफिट आ रहा है। इससे पिछले वाले में क्या हो रहा था, सेल्स बढ़ रही थी बट प्रॉफिट नहीं आ रहा था। इसमें क्या हो रहा है, सेल्स भी बढ़ रही है और प्रॉफिट भी आ रहा है, तो ये अच्छा स्टॉक है, गुड पिक है ये। और अगर आप ये सेम चीज आपके पोर्टफोलियो में भी अप्लाई रहेगी, अगर आप ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में, तो सेम चीज अप्लाई रहेगी, अच्छा स्टॉक है। देन कोफोर्ज की बात करते हैं। कोफोर्ज आपका आईटी सर्विस कंपनी प्रोवाइडिंग एंड टू एंड सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन एंड सर्विसेज। इट इज अमंग ऑफ द टॉप 20 इंडियन सॉफ्टवेयर एक्सपोर्टर, prominent global customer include British Airways, the ING Group, SC इन्वेस्टमेंट एंड सेब्रा एंड सिटा को ये अपनी सर्विसेज वो प्रोवाइड करवाता है। मार्केट कैप वही 54,000 करोड़, करंट प्राइस 1614 के आसपास, हाई एंड लोज, बुक वैल्यू 191, स्टॉक का पी है 56 का और इंडस्ट्री का पी है 26 का, तो डबल से भी ज्यादा है, तो स्टॉक यह काफी आपका ओवर वैल्यू है। करंट रेशियो 1.74 बहुत सही है, 1.5 के ऊपर होना चाहिए, 1.74 है, बहुत सही है। डेट टू इक्विटी आपका 0.20 से कम होना चाहिए, 0.17 है, बहुत सही है। इंटरेस्ट कवरेज 10 गुना है, बहुत सही है। डेट टू इक्विटी भी लगभग 1,070 करोड़ के आसपास है, तो कोई बहुत ज्यादा नहीं है, एकदम सही है। एफआईएस की होल्डिंग देखेंगे तो 37.4% है, बढ़िया है, बट प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिल रही, जो एक खराब चीज है कि स्टॉक आपका ओवर वैल्यू है, याद रखना ये चीज। प्रॉफिट एंड लॉस में देखेंगे 8,000 करोड़ की सेल्स, 9,100 करोड़ की सेल्स, 12,000 करोड़ की सेल्स, बहुत अच्छी है। नेट प्रॉफिट 750 करोड़, 836 करोड़, 936 करोड़, ये भी बहुत सही है। स्टॉक में एक दिक्कत है कि स्टॉक ओवर वैल्यू है, अच्छा खासा ओवर वैल्यू है, बाकी इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, फंडामेंटल बहुत बढ़िया है आपके कोफोर्ज स्टॉक्स के। नेक्स्ट हम जो लेंगे फेडरल बैंक। फेडरल बैंक लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड 1931 एज ट्रेवनकोर फेडरल बैंक लिमिटेड इज इट प्रोवाइड्स रिटेल एंड कॉर्पोरेट बैंकिंग, पैरा बैंकिंग एक्टिविटीज सच एज डेबिट कार्ड, थर्ड पार्टी प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, लगभग 48,500 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, 197 करंट प्राइस है जब ये पीडीएफ बना था। हाई एंड लोज आप चेक कर सकते हैं, बुक वैल्यू 141 की है, स्टॉक का भी 12 का है, इंडस्ट्री का भी 12.5 का, तो अच्छा है। स्टॉक अंडर वैल्यू है, हालांकि थोड़ा सा अंडर वैल्यू, बट हाँ ठीक है, अंडर वैल्यू है। करंट रेशियो 5.53 है, ठीक है, इसका करंट रेशियो 5.53 आ रहा है। डेट टू इक्विटी 9.15 आ रहा है, ये काफी ज्यादा हाई आ रहा है, ये क्यों आ रहा है जी आप मेरे को कमेंट में बताना। इंटरेस्ट कवरेज 1.30 आ रहे हैं, मतलब ये मैं कह रहा हूँ ना, एकदम सिंपल लॉजिक है, एकदम सिंपल लॉजिक है। इंटरेस्ट कवरेज देखोगे बहुत कम है। डेट कितना है, 3,16,080 करोड़ के आसपास। मार्केट कैप कितना है, 48,000। इस पे कर्जा कितना है, 3,16,000 करोड़ का। आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना ये क्यों है, ठीक है। एफआईएस की होल्डिंग लगभग 27% है और प्रमोटर होल्डिंग है नहीं है, ठीक है। ये इसके फंडामेंटल्स हो गए। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका प्रॉफिट एंड लॉस। उसमें हम रेवेन्यू देखेंगे 17,800 करोड़, 23,000 करोड़ और 28,000। तो कंपनी के जो सेल्स हैं, जो रेवेन्यू से बहुत सही हो रही है। नेट प्रॉफिट में देखेंगे 3,200, 3,900 और 4,200। तो फेडरल बैंक के फंडामेंटल बहुत ही शानदार है, बहुत ही प्यारे हैं। हालांकि डेट टेस्ट पे कितना है, डेट टू इक्विटी बहुत ज्यादा है, करंट रेशियो बहुत ज्यादा है, बट स्टिल मैं आपको कह रहा हूँ कि बहुत प्यारे फंडामेंटल है। ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ठीक है। लास्ट में हम आ जाते हैं ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल पे, उसके फंडामेंटल को चेक कर लेते हैं। ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड इज अ ग्लोबल रिसर्च एलईडी फार्मास्यूटिकल्स कंपनी विद प्रेजेंस अक्रॉस जेनेरिक स्पेशलिटी इन ओटीसी बिजनेसेस विद ऑपरेशन इन ओवर 80 कंट्रीज। 80 कंट्रीज में इनका काम चल रहा है। 57,500 करोड़ का मार्केट कैप। एक आध चीज देखो, 50,000 60,000 करोड़ के आसपास की कंपनी इसको चूज कर रही है, तो जो कंपनी वेल स्टैब्लिश्ड है वो कंपनी पे इनका फोकस है। करंट प्राइस 2,000 करोड़। हाई एंड लोज देख लो, बुक वैल्यू 314 करोड़ की है। स्टॉक की वैल्यू, स्टॉक का भी है
है लगभग 44 का है, इंडस्ट्री का 32 है, तो थोड़ी सी ओवर वैल्यू है। करंट रेशो 1.5 के ऊपर है, बहुत सही है। डेट टू इक्विटी 0.28 है, 20 के अंडर होना चाहिए, स्टिल सही है, ओके है। इंटरेस्ट कवरेज 10 के आसपास है, बहुत सही है। डेट कितना है कंपनी में? 2400 करोड़ का डेट है। 20% एफएस की होल्डिंग है और प्रमोटर होल्डिंग 46.5% के आसपास है, अच्छी है। फिर हम देख लेते हैं इसके फंडामेंटल, जो बेसिकली इनके प्रॉफिट एंड लॉस होते हैं। 11,500 करोड़ की सेल्स, 11,800 करोड़ की और 13,300, तो 23 और 24 में अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है। 23 और 24 में इतना ज्यादा इंक्रीज नहीं हुआ है इनकी सेल्स। प्रॉफिट की बात करें 377 करोड़, फिर आपको बहुत अच्छा लॉस आया 1434 करोड़ का लॉस, बहुत तगड़ा लॉस। देन 1000 करोड़ का प्रॉफिट। थोड़ा सा आप समझ सकते हो कि यहाँ पर क्या चीज हो रही है, ठीक है। तो ठीक ठाक है, बहुत कुछ बढ़िया इसके फंडामेंटल नहीं है। अब हम आ जाते हैं फाइनल पे, मतलब इसका जो कंक्लूजन होने वाला वो क्या, फाइनल टिप या टेक अवे, मतलब इससे आप क्या सीखने वाले हैं, आप क्या आइडिया क्या लगा सकते हैं कि ये म्यूचुअल फंड आपके लिए सही है या नहीं है। अगेन, अगर आपको इसमें अपना एसआईपी स्टार्ट करना है, इस म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्ट करना है, तो किसी अच्छे फाइनेंशियल सर्विस जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उनसे आप राय लीजिए, और जो आपके म्यूचुअल फंड जो डिस्ट्रीब्यूटर है आप उनसे राय लीजिए। उसके बाद ही, अपना रिसर्च करने के बाद ही आप इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। हाँ, ये अच्छा क्यों है? कंसिस्टेंट आउट ऑफ परफॉर्मेंस अमंग टॉप परफॉर्मेंस इन मिड कैप कैटेगरी, बहुत अच्छा इनका कर रहा है। एक्सपीरियंस फंड मैनेजर है, जितने भी जो दो फंड मैनेजर, दोनों एक्सपीरियंस है। लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन होगी इससे आपकी, और डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, जो आपको पोर्टफोलियो वो डाइवर्सिफाइड है। तो यह इसके गुड पॉइंट है। आपको इन्वेस्टमेंट कब करना है? इफ यू हैव अ 3 और 5 ईयर्स प्लस हॉरिजॉन, अगर आप सोच रहे हैं कि मेरे को 3 से 5 साल का इन्वेस्टमेंट करना है, तब आपके लिए सही है। और परफेक्ट कवर रहेगा 7 से 10 साल। ये चीज याद रखना, अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अगर आप 5 से 10 साल का उसमें व्यू रखते हैं, हॉरिजन रखते हैं, तब आपको बहुत ही प्यारे रिटर्न मिलेंगे, बहुत प्यारे। 1-1.5-2 साल में आपको उतने अच्छे रिटर्न नहीं मिलेंगे। इफ यू कैन हैंडल शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी फॉर हायर लॉन्ग टर्म रिटर्न, मिड कैप है तो वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा ऊपर नीचे रहेगी, मार्केट की सिचुएशन के हिसाब से बहुत ज्यादा अप एंड डाउन रहेंगे, वो आपको संभालने पड़ेंगे। अवॉइड गैप कर रहे हैं। इफ यू नीड मनी विद इन 2 to 3 ईयर, 2 से 3 साल के अंदर आपको पैसा चाहिए, तो ये आपके लिए सही नहीं है। इफ यू आर रिस्क, मतलब अगर आपको कम रिस्क चाहिए, मतलब स्टेबल रिटर्न आने चाहिए, तो ये आपके लिए नहीं है। और लास्ट में अगर मैं वर्डिक्ट की बात करूं, यस इट इज अ स्ट्रॉन्ग चॉइस फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर लुकिंग फॉर हाई ग्रोथ पोटेंशियल इन द मिड कैप स्पेस, बट ओनली इफ द इन्वेस्टर इज रेडी टू मार्केट अप्स एंड डाउन्स एंड स्टेज इन्वेस्टेड फॉर एटलीस्ट 5 to 7 ईयर। सीधा सा कहने का मतलब है, ये आपके लिए तभी सही है अगर आपका जो हॉरिजन है, जो आपका व्यू है 5 से 7 साल का है, और आप मार्केट की वॉलेटिलिटी को सहन कर सकते हैं, अप एंड डाउन को अगर आप सहन कर सकते हैं, देन आपके लिए एक अच्छी चॉइस हो सकती है, ठीक है। तो बेसिक ये हमारा एक ओवरव्यू था HDFC मिड कैप म्यूचुअल फंड के बारे में। आपको ये जो एनालिसिस है, आपको ये जो एजुकेशन है कैसे लगी, उस चीज के लिए आप अपना जो व्यू है कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको आगे और कौन से म्यूचुअल फंड के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, क्या हम इस सीरीज को कंटिन्यू करें, उसके लिए आप जो कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, तो आप वहाँ पे अपना कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल के साथ जुड़े रहिए, ताकि आपको और लॉन्ग टर्म की जो लर्निंग है वो आपको मिलती रहे। थैंक यू।